इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जबकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। पाकिस्तान के बरक्स इंडोनेशिया एक आईनी तौर पर सेकुलर रियासत है और इस्लाम को अपने रियासती मजहब के तौर पर तस्लीम नहीं करती। ताहम दोनों ममालिक इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक हैं। जब दूसरी आलमी जंग के बाद जापानी शहंशाह हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को जापान की जानिब से हथियार डालने का ऐलान कर दिया, तो फौरी बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के सदर सकारनो अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं। आज़ादी के ऐलान के साथ ही इनकलाबी तहरीक तेजी से जोर पकड़ती गई। पाकिस्तान बनने के बाद इंडोनेशिया को रस्मी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 1965 की जंग में ये तो हम सब जानते हैं कि तुर्की और ईरान ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी था जिसने अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए पेश कर दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा मुल्क था? लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग इस मुल्क के एहसान को जानते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल बात हो रही है इंडोनेशिया की। 10 सितंबर 1965 को एयर मार्शल असगर खान बीजिंग पहुंचते हैं, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान का एक पैगाम चाइनीज हुक्काम तक पहुंचाया। इसके बाद वो इंडोनेशिया की तरफ रवाना हुए। इंडोनेशियन एयरफोर्स के चीफ ने असगर खान को रिसीव किया। असगर खान को प्रेसिडेंट पैलेस जकार्ता ले जाया गया, जहां इंडोनेशियन सदर इंतजार में थे। एयर मार्शल असगर खान ने सदर अयूब खान का खत इंडोनेशियन सदर के हवाले किया। सदर सकारनो ने खत पढ़ने के बाद कहा कि पिछले दिनों हमारी वॉर काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान की हर मुमकिन हेल्प करेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि भारत का पाकिस्तान पर हमला इंडोनेशिया पर हमला तसव्वुर होगा और हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करें। सदर सुकारनो ने कहा कि इंडोनेशिया आपका अपना मुल्क है, पाकिस्तान के लिए जो यूजफुल है वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद सदर सकारनो ने फॉरेन मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दी कि इनकी एयर चीफ उमर धानी के साथ डिटेल मुलाकात करवाई जाए। असगर खान ने एयर चीफ उमर धानी से कहा कि क्या आप हमें 4 तैयारे रिजर्व में दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि क्या अपने सदर की बात सुनी है? कैसा लम्हा वो होगा जब ये अल्फाज बुलंद हो रहे होंगे। सदर साहिब का हुक्म है, आप जो चाहें ले जा सकते हैं। फिर जब असगर खान ने मग 19 की बात की तो उमर धानी ने अपने तमाम मग 19 तैयारे हवाले कर दिए और साथ ही मग 15 देने का भी कह दिया। तो ये पाया कि ये तमाम जंगी सामान इंडोनेशियन एयरफोर्स और इंडोनेशियन शिप्स के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। इंडोनेशियन नेवल कमांडर उधर ही मौजूद थे और वो ये सामान पाकिस्तान पहुंचाने पर खुशी महसूस कर रहे थे। हालांकि रास्ते में इंडियन मुदाखलत का भी खतरा मौजूद था। असगर खान कहते हैं, जब मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो नेवल चीफ ने पूछा कि क्या यही अब चाहते थे? मैंने पूछा, आप और क्या कर सकते हो पाकिस्तान के लिए? नेवल चीफ ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं चाहते कि हम इंडिया के अंडमान जज़ायर पर कब्जा कर लें? ये इतनी बड़ी ऑफर थी कि मैं हैरान हो गया। अगर इंडोनेशिया इन जजीरों पर कब्जा कर लेता है तो बदकिस्मती से हम इंडोनेशिया की मदद करने की पोजीशन में भी नहीं थे। आखिर में इंडोनेशियन नेवल चीफ ने कहा कि किसी भी जंगी सूरत हाल में इंडोनेशिया की बहरिया फौरी तौर पर उन जजीरों तक पहुंचने वाले रास्तों का गश्त शुरू कर देगी और इंडियंस की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए एरियल जासूसी मिशन भी करेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रहे ये वो वक्त था जब इंडोनेशिया खुद बड़े मसाइल में घिरा हुआ था। उस वक्त इंडोनेशिया बरतानिया के साथ महाजाराई की तरफ बढ़ रहा था, जहां बरतानवी कैरियर्स और बड़े जहाजों की टास्क फोर्स तैनात थी। जो मिसाइल बोर्ड्स इंडोनेशिया ने हमें दी थी वो बरतानिया को रोकने के लिए इंडोनेशिया का वाहिद जरिया थी। यही नहीं, ये मिसाइल बोर्ड्स और सबमरीन सोवियत यूनियन से 2 तरफा मुआहदे पर खरीदी गई थी, जिसके तहत इंडोनेशिया ये वेपन्स किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे सकता था। लिहाजा इन वेपन्स को पाकिस्तान मुंतकिल करना और इंडिया के जज़ायर पर कब्जे की ऑफर करना सौकारनो और उसके नेवल चीफ की तरफ से बड़ी हिम्मत और दोस्ती का काम था। असगर खान कहते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि इंडोनेशियन सबमरीन को समुद्री गश्त से डायरेक्ट पाकिस्तान जाने का हुक्म मिला था और इस अमले को लिबास तब्दील करने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है अब हर पाकिस्तानी हमेशा सकारनों को याद रखेगा। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने सरकारी सतह पे गोल्डन जुबली पर 17 अगस्त 1995 में 600 में से जिंदा रह जाने वाले पाकिस्तानी फौजियों को अपने अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ इंडोनेशियन गोरिल्ला जंग में अपनी जानें कुर्बान करने की बाजी लगाई थी। पाकिस्तान के बानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मुल्क के सबसे बड़े एजाज अधिपुरा से नवाजा गया।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये अवार्ड कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इंडोनेशियन कौम के लिए दी जाने वाली खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। अल-मुमताज़ वाइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कौन कौन से एहसान का बदला उतारेंगे, इनकी मुस्लिम उम्मत पे एहसानात की कई दास्तानें हैं। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया में ताज बरतानिया कमज़ोर हो रहा था, इसका साम्राज्य निज़ाम टूट रहा था, हर तरफ आज़ादी की तहरीकें चल रही थीं, हर कौम और हर खित्ते की आवाम अपने अपने अंदाज में आज़ादी लेने की भरपूर कोशिश में थी। तब भी साम्राज्यी ताकतें मुस्लिम अक़वाम को एक दूसरे के हवाले करने और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को महकूम बनाने की भरपूर कोशिश करती रही। यही वजह थी जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया तो जर्मन बलाक को शिकस्त हो गई। दुनिया में जर्मन और जापानी फौजों से हथियार डलवाने की तकरीबात हो रही थीं। साथ ही जापानी शहंशाह हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को जापान की जानिब से हथियार डालने का ऐलान कर दिया। उधर जापान के हथियार डालने का ऐलान होता है तो फौरी बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के सदर सकारनो अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं। 5 साला जंग के खौफनाक इख्तिताम पे जूं ही जापान ने अपनी शिकस्त का ऐलान किया तो उस वक्त बैक वक्त 2 ऐलानात हुए। एक तो इंडोनेशिया के उस वक्त के लीडर सदर सकारनो ने आज़ादी का ऐलान कर दिया, तो साथ ही नीदरलैंड ने ताज बरतानिया के साथ साजबाज करके अपना साम्राज्यी असर बढ़ाना शुरू कर दिया। दोबारा इंडोनेशिया पे हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगा। इसी वक्त ताज बरतानिया की तरफ से एक ऐलान होता है कि यूरो एशियाई अफवाज को महफूज रास्ता देने के लिए हिंदुस्तानी बरतानवी फौज तैनात की जाए। आज़ादी के ऐलान के साथ ही इनकलाबी तहरीक तेजी से जोर पकड़ती गई। इस तहरीक के कारकुनान ने बरतानवी हिंदुस्तानी अफवाज को नीदरलैंड का साथी तसव्वुर करने लगे। उस वक्त के मुबस्सरीन ने वाज़े के दिया कि बरतानवी फौजें एक दलदल में जा रही हैं जिससे निकलना नामुमकिन। इसी साल नवंबर में इंडोनेशिया की इस्लाम कांग्रेस के इजलास के बाद जारी रेडियो पैगामात के जरिए नौ आबादियाती महकूमियत के खिलाफ जंग का मुतालबा किया और इसे मुक़द्दस जंग का नाम दिया। हिंदुस्तान को भेजे गए पैगामात में इंडोनेशिया के खिलाफ हिंदुस्तानी फौजियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशों की अपील की गई थी। यही वजह थी कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले और सबसे कम उम्र सरबराह बनने वाले असगर खान को भी इस जंग से गुरेज का मशवरा दिया था। जब यह ऐलान होता है तो मुसलमान हिंदुस्तानी फौजियों में तशवीश की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त तक इंडोनेशिया की आवाम ने अपनी आज़ादी के लिए गोरिल्ला जंग का आगाज कर दिया था। जो सिपाही रवाना हो चुके थे, इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जंग की बजाय इनका साथ देने की अपील की। जो बाकी जाने वाले थे उन्होंने इंडोनेशिया जाने से ही इनकार कर दिया। पहले जाने वालों में लेफ्टिनेंट जिया भी थे, जिन्होंने खुलकर उस वक्त इंडोनेशिया की गोरिल्ला जंग को सपोर्ट किया। अपने इसी मुस्लिम जज्बे और दलेराना फैसले की वजह से जिया को बहुत पजीराई मिली, जिसका जिक्र बाद में जब जनरल जिया पाकिस्तान के हुक्मरान बने तो कौमी सतह पे भी इसका जिक्र होता रहा। बरतानवी हुकूमत के खात्मे से चंद माह पहले कांग्रेस की जानिब से बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक इंडोनेशियाई वफद ने हिंदुस्तान का दौरा किया। अप्रैल 1947 को कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में अपने दफ्तर में इस वफद का बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। उस वफद की रहनुमाई मोहम्मद रोम कर रहे थे। पाकिस्तान बनने के बाद इंडोनेशिया को रस्मी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। हिंदुस्तान से गए हुई मुस्लिम सोल्जर साम्राज्यी फोर्सेस के खिलाफ बड़ी दिलेरी से लड़े और इंडोनेशिया का साथ दिया। इन 600 सोल्जर्स में से 500 इसी जंग में शहीद हो गए। इन शहादतों को इंडोनेशिया ने आज भी याद रखा हुआ है। पाकिस्तान की आज़ादी के फौरन बाद जिन्ना साहिब के इल्म में आता है कि 2 जहाज़ों ने कराची एयर टर्मिनल पे लैंड किया है। वो जहाज फ्यूलिंग के लिए उतरे हैं बगैर इजाजत के। बानी पाकिस्तान ने इन तैयारों को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। बाद में पता चलता है कि ये तैयारे बरतानिया से इजाजत मिलने पे उतारे गए। ये तैयारे हथियारों से भरे हुए थे जो इंडोनेशिया की जमहूरिया के खिलाफ डच साम्राज्य के जखीरे को बढ़ाने के लिए जकार्ता जा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था हमारा माजी जिसमें हम हर मुश्किल में अपने इस्लामी ममालिक के साथ नजर आते थे। पाकिस्तानी इस्लामी जज्बे के सामने इंडिया की खारजा पॉलिसी हमेशा नाकाम रहती। हमारी कमजोर खारजा पॉलिसी की बदौलत कहीं हमारा ये बेलोस दोस्त हमसे दूर न हो जाए, और ऐसा होता हुआ नजर आ भी रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जहां कोरोना की माशी तबाही ने पाकिस्तान पे बहुत बुरे माशी असरात मरतब किए, तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा होने लगा और खुर्दनी तेल की कीमत कोतों पर ही लग गए थे। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की ज़रूरत को सबसे पहले पाम ऑयल देकर पूरा किया, पाकिस्तान को एक बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान से बचाया।
اخوت اور بھائی چارے کے یہ سلسلے ہمیشہ قائم رہے۔ انڈونیشیا پاکستان دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔